आज मैं आपको भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और व्यवस्थित सभ्यता के बारे में बताने जा रही हूँ। यह सभ्यता अपने नगर योजना और जल निकासी प्रणाली के लिए पूरे विश्व में मशहूर थी। उस समय विश्व में और भी सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। अगर उन सभी सभ्यताओं में का कंपेयर सिंधु घाटी सभ्यता से करें तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे अधिक सुव्यवस्थित और नगरीय सभ्यता थी। क्यों नगरीय सभ्यता थी? क्योंकि इसकी टाउन प्लानिंग जो थी वो बहुत ही बेहतर थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पक्की ईंटों का यूज हुआ था और ईंटों का एक निश्चित अनुपात होता था, एक निश्चित साइज होता था। ठीक है, और जल निकासी प्रणाली जो इसकी थी वो बहुत ही एडवांस थी। तो चलिए आइए आप डिस्कस करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, सभ्यता का परिचय, खोज। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। चूँकि ये सबसे पहला खोजा गया स्थल है, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। और ये हड़प्पा पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। नामकरण सर जॉन मार्शल ने इस हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा है, क्योंकि इसमें के अधिकांश जो महत्वपूर्ण जगह है ना, खुदाई से जो जगह मिले हैं, जैसे उसमें मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, आमड़ी, चन्हू दड़ो, है ना, ये सभी सिंधु नदी के तट पर ही पाए गए हैं। इसीलिए इसको सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया है। काल, इसका जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। और ये जो टाइम पीरियड है वो कार्बन 14 विधि के थ्रू निकाला गया है। अब ये कार्बन 14 विधि क्या है? तो जैसे किसी चीज़ की हड्डी, जानवर की हड्डी, आदमी की हड्डी, कोई भी पेड़ पौधा है ना, जो कभी जीवित था, उसमें कार्बन की मात्रा को देखा जाता है। और कार्बन की मात्रा जितनी ही कम होती है वो चीज़ उतनी ही पुरानी मानी जाती है। तो ये जो डेट निकाला गया है ना, तो इसी कार्बन 14 विधि के थ्रू निकाला गया है और उसमें कार्बन की मात्रा को देखा गया है। अब इसके अगर प्रकार की बात करें तो ये प्रथम नगरीय और कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों? प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों? क्योंकि इसकी जो टाउन प्लानिंग थी वो क्या थी? बहुत ही बेहतर थी और ग्रिड पद्धति के आधार पर थी, है ना, और बहुत ही प्लान में शहरों को बसाया गया था। इसीलिए इसे नगरीकरण का इसे संज्ञा दिया गया है। और कांस्य युगीन सभ्यता, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कांसे का यूज शुरू किया, है ना, और कांसा को तांबा और टीन को गला करके ये कांसा तैयार किया जाता था। तो चूंकि यहाँ के लोगों ने सबसे पहले कांसा का यूज करना शुरू किया, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सभ्यता का आकार और क्षेत्रफल, शेप और एरिया, है ना। चलिए अब जानते हैं कि इस सिंधु घाटी का जो सभ्यता थी इसकी फैलाव कहाँ से कहाँ तक थी। अगर नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में ये मांडा, जम्मू एंड कश्मीर से साउथ में दैमावाद, महाराष्ट्र तक ये सभ्यता फैली हुई थी। ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी से लेकर के वेस्ट में सुतकांगे डोर, है ना, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया है, वहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी। मांडा ये चिनाब नदी के किनारे
है, ठीक है। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे है, दैमावाद ये प्रवरा नदी के किनारे है, और सुतकांगे डोर ये दाश्क नदी के किनारे है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि जो स्थल इसके मिले हैं नॉर्थ में साउथ में वो किस रिवर के किनारे हैं, तो ये बिल्कुल फैक्ट है, याद करने वाला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके शेप की अगर हम बात करें कि इस सभ्यता का शेप कैसा था, है ना, अगर शेप की बात करेंगे तो ये सभ्यता लगभग त्रिभुजाकार था, है ना। जब इसका शेप बनता है इसके फैलाव का, तो ये शेप लगभग त्रिभुजाकार शेप बनता है। अब ईस्ट टू वेस्ट, है ना, इसका जो डिस्टेंस था ईस्ट टू वेस्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 1600 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, मतलब ईस्ट टू वेस्ट का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 1600 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ का ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस 1400 किलोमीटर है ना। और टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता अपनी सुनियोजित शहरी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि उस समय विश्व में और भी जितनी भी सभ्यताएं थी उन सभी सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो सुनियोजित सभ्यता थी। यहाँ के जो शहर थे बिल्कुल प्लान में उनको बसाए गए थे। ग्रिड पद्धति, सड़कें समकोण 90 डिग्री पर काटती थी। यहाँ के जो सड़कें थी वो कैसे काटती थी, बिल्कुल 90 डिग्री पर वो काटती थी और सड़कें बिल्कुल सीधी होती थी। ईंट नगर विभाजन, नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, पहला दुर्ग और दूसरा जो था वो निचला शहर। दुर्ग में एलिट क्लास के लोग रहते थे, है ना, और निचले जो शहर था उसमें फार्मर, फिशरमैन, आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन ये लोग रहते थे, है ना। दुर्ग जो था वो इसमें ये ऊंचा था और छोटा था, ठीक है। और निचला शहर जो था वो क्या था, ये बड़ा था और ये नीचे था, है ना। और दुर्ग वेस्ट साइड में था। अगर इसकी हम साइड की बात करें तो ये कहाँ था, ये वेस्ट साइड में था और निचला शहर ये ईस्ट साइड में था, ठीक है। ईंटें निश्चित अनुपात 4:1 की पक्की ईंटों का प्रयोग इस सभ्यता के लोग करते थे। मतलब जो भी ईंटें बनाया गया है उसका एक शेप होता था, निश्चित अनुपात होता था और इसी अनुपात से ईंटों को बनाया जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि मतलब जो दीवारें बनती थी वो मजबूत होती थी, क्योंकि एक मतलब बराबर ईंटों का यूज करके वहाँ के मकानों को बनाया जाता था। जल निकासी, सड़कों के किनारे पूरी तरह ढकी हुई नालियों का एविडेंस मिलता है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि जगहों से इन ढकी हुई नालियों का एविडेंस मिलता है। सड़कों के किनारे जो नालियाँ मिलती थी वह पूरी तरह से कवर्ड होती थी। घरों से निकलने वाला गंदा पानी इन्हीं ढकी हुई नालियों के जरिए मुख्य सीवर तक पहुंचता था, ठीक है। तो ये उनका मतलब हम टाउन प्लानिंग को देखें कि किस तरह से एकदम टाउन जो था वो प्लान में बसाया गया था। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड, मेजर फाइंडिंग्स, प्रमुख खोजें। तो चलिए अब इस सभ्यता के से जो मेजर फाइंडिंग्स हुई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी मेजर फाइंडिंग्स के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को लिखा गया है, क्योंकि वहाँ से के लोगों को लिपि की ज्ञान थी, उन्होंने कुछ लिखा भी है, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसको रखा गया है, प्रोटो हिस्टोरिक एरा के अंतर्गत इस इतिहास को रखा गया है, क्योंकि मतलब लिखा हुआ डॉक्यूमेंट तो मिला है बट उसे पढ़ा नहीं गया है ना। तो जो भी इतिहास हम लोग जानते हैं वो इसी मेजर
फाइंडिंग्स के आधार पर लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहला जो हम लोग फाइंडिंग्स देखते हैं वो पुरोहित राजा का देखते हैं। ये पुरोहित राजा का जो स्टेचू मिला है ये मोहनजोदड़ो से मिला है और ये सेल खड़ी की बनी है। ये जो का बना है, ये जो स्टेचू है वो किसका बना हुआ है? सेल खड़ी का बना है ना। इस स्टेचू को जब ध्यान से देखिएगा तो स्टेचू को जो शॉल ओढ़ाया गया है, इस शॉल पे ये 3 पत्तियां डिजाइन बनी हुई है ना। और इस 3 पत्ती डिजाइन को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कढ़ाई और बुनाई से परिचित थे। ठीक है, उसके बाद अगर फिर मूर्ति को ये देखिएगा स्टेचू को, तो ये दाढ़ी को देखिए, है ना। ये जो पुरोहित राजा का स्टेचू है, इनकी दाढ़ी को आप देखिएगा तो दाढ़ी को बिल्कुल शेप में बनाया गया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फैशन से परिचित थे, वो लोग फैशन करना जानते थे। अब ये नेक्स्ट देखिए, कांस्य नर्तकी डांसिंग गर्ल। ये डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो से मिली हुई है और ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेथड के थ्रू इस डांसिंग गर्ल को बनाया गया है और ये कांसे की बनी हुई है ना। और इस मेथड में क्या होता था कि पहले मूर्ति को मोम से बना लिया जाता था, उसके बाद उस पर ये मिट्टी, गीली मिट्टी का उस पर लेप चढ़ा दिया जाता था, फिर उसको सुखा लिया जाता था। जब मूर्ति पूरी तरह से सूख जाती थी तो उसको आग पर रख दिया जाता था। आग पर रखने के कारण जो अंदर का मोम होता था वो पूरी तरह से बाहर निकल जाता था, तो एक मिट्टी का खाका तैयार हो जाता था और उसी खाके में कांसा को पिघला करके उसमें फिल कर दिया जाता था। ठीक है, और सूखने के बाद मिट्टी का जो परत होता था उसको हटा दिया जाता था, तो अंदर से एक सुंदर मूर्ति निकल के आ जाती थी। तो ये जो कांस्य नर्तकी है ये इसी लॉस्ट वैक्स टेक्निक के आधार पर इसको बनाया गया है और ये इसके लेफ्ट हैंड में ढेर सारी चूड़ियां हैं। जब इस स्टेचू को आप ध्यान से देखिएगा तो इसके लेफ्ट हैंड में, है ना, ढेर सारी चूड़ियां हैं। अगर राइट हैंड को आप देखिएगा तो राइट हैंड में भी बाजूबंद कंगन ये पहनी हुई है और गले में एक हार है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो महिलाएं होती थी वो फैशन करती थी। अब नेक्स्ट जो है वो है पशुपति मोहर, है ना। पशुपति ये मोहर पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से मिला है और जॉन मार्शल ने इस पर जो आकृति उकेड़ी गई है इसे जॉन मार्शल ने शिवा कहा है, पशुपति शिवा कहा है ना। जॉन मार्शल ने इस मुहर पे जो उकेड़ी गई ये जो आकृति है इसे क्या कहा है? पशुपति शिवा का नाम दिया है। ठीक है, इस उकेड़ी गई आकृति को आप ध्यान से देखिएगा तो इसके चारों तरफ 5 जानवर दिखाई देंगे। अगर राइट साइड में हम देखें तो राइट साइड में इसमें हाथी और बाघ है ना। राइट साइड में कौन से 2 जानवर हैं? हाथी है और बाघ है। इसके लेफ्ट साइड में, मूर्ति के लेफ्ट साइड में आप देखिएगा तो लेफ्ट साइड में गैंडा और भैंसा है। लेफ्ट साइड में कौन कौन जानवर है? गैंडा है और भैंसा है। ठीक है, और मूर्ति के इसके ये जो आकृति उकेड़ी गई है इसके नीचे 2 हिरन हैं। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि पशुपति मुहर जो मिला है उसके चारों ओर कितने जानवर हैं और कौन कौन जानवर हैं और कौन कौन जानवर किस साइड में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसी पशुपति मुहर के आधार पर इतिहासकारों ने ये कहा है कि हम लोग अभी वर्तमान में जो भगवान शंकर की महादेव की पूजा करते हैं उस महादेव की पूजा इंडस वैली सिविलाइजेशन से होती चली आ रही है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी जो लोग थे वो शंकर भगवान की पूजा
करते थे, है ना। अब नेक्स्ट जो है ये विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ की हम बात कर लेते हैं, है ना। और ये ग्रेट बाथ भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और ये वाटर प्रूफ टेक्निक से ये स्नानागार बना हुआ है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ पर जब कोई उत्सव होता था तो सभी लोग इकट्ठा होते थे और इस स्नानागार में वो लोग नहाते थे। ये देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, सीढ़ियाँ बनी हुई है और इसी सीढ़ियाँ से लोग नीचे आते थे और इसमें क्या करते थे, यहाँ पर पानी भरा हुआ होता था और उसमें लोग नहाते थे। रिसाव को रोकने के लिए जिप्सम के गाड़े और चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी ताकि कोई इसमें रिसाव नहीं हो। और ये विशाल स्नानागार भी कहाँ से मिला है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, तो ये हमारी मेजर फाइंडिंग्स है। लेकिन इसमें मेजर फाइंडिंग्स में ऐसा नहीं है कि यही इतना मिला है, इसके अलावे भी बहुत कुछ मिला है। जैसे अगर हम अन्नागार की बात करें, हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से बहुत बड़ा बड़ा अन्नागार मिला है ना। अन्नागार में वो लोग जो अनाज होता था उस अनाज को उस अन्नागार में स्टोर करके रखते थे। ठीक है, उसके अलावा जो मेजर फाइंडिंग्स में है वो तांबे का दर्पण मिला है, हाथी दांत की कंघी मिली है, सूती कपड़ा मिला है, कॉटन क्लॉथ, है ना। और कॉटन क्लॉथ का एविडेंस मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ऐसी बहुत, फिर कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, है ना। बहुत सारा अनाज मिला है। तो बहुत सारा मेजर फाइंडिंग्स है, लेकिन सबकी तो चर्चा यहाँ नहीं हो सकती है, इसलिए कुछ मेजर फाइंडिंग्स के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस की। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर है इकोनॉमिक और सोशल लाइफ, आर्थिक और सामाजिक जीवन। कृषि, मुख्य फसलें गेहूं, जौ और कपास थी, है ना। इन लोगों की मुख्य फसलें क्या थी, गेहूं, जौ और कपास। दुनिया में कपास उगाने का सबसे पहला श्रेय सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को जाता है। और कपास से क्या बनता था, कपास से कॉटन क्लॉथ बनता है ना। और कॉटन क्लॉथ का भी हम जस्ट बताएं कि कहाँ से एविडेंस मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। व्यापार, वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब इनका जो व्यापार होता था, ट्रेड होता था, वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। मतलब वस्तु का लेन देन वो लोग करते थे, जो लेना था वो ले लेते थे, उसके बदले कोई वस्तु उन्हें देते थे। और इनका व्यापार जो था वो विदेशों के साथ भी व्यापार होता था। अगर विदेशों की बात करें तो मेसोपोटामिया के साथ, फारस के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ऐसे बहुत सारे देश थे जिनके साथ सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का व्यापार होता था। इनकी जो लिपि थी वो लिपि का भाव चित्रात्मक था, पिक्टोग्राफी। देखिए ये इनकी लिपि है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि की ज्ञान थी, उन्होंने कुछ लिखा भी है, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। और इसका भाव क्या था, चित्रात्मक, है ना। पिक्टोग्राफी, देखिए ये पिक्चर की तरह लग रहा है ना, कोई फोटो की तरह लग रहा है। तो ये इनकी लिपि थी, है ना। और ये क्या है, ये अपठित है, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मुख्यतः मातृसत्तात्मक समाज थी। मतलब इसका अंदाज़ा लगाया जाता है क्योंकि वहाँ से बहुत सारी जो है वो महिलाओं की मूर्तियाँ मिली है। और हड़प्पा से एक मुहर मिला है, जिस मुहर पर एक महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। इतिहासकारों ने उसे उर्वरता की देवी माना है ना। तो इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर ये कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, मातृसत्तात्मक थी, है ना। वहाँ पर माता की प्रधानता थी। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब है डिक्लाइन, सभ्यता का पतन। इस इतने बड़े सभ्यता का पतन कैसे हो गया, इसमें विभिन्न इतिहासकारों ने अपना भिन्न भिन्न मत दिया है।
जॉन मार्शल और मैके की अगर बात करें तो उन्होंने इस सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण किसको माना है? बाढ़ को, है ना, कि वहां पर बाढ़ आ गई होगी और वो सभ्यता पूरी तरह से डूब गई होगी, जिसके कारण उस सभ्यता का पतन हो गया होगा, है ना। और ये सही भी हो सकता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी हम लोग स्थल देखे हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ था। जलवायु परिवर्तन ऑरेलस्टाइन और अमलानंद घोष के अनुसार इस सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन रहा होगा। बाह्य आर्य आक्रमण व्हीलर और गार्डन चाइल्ड के अनुसार इस सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण बाह्य आक्रमण होगा। कोई बाहर से आया होगा और यहाँ के लोगों को मार करके इस सभ्यता को खत्म कर दिया होगा, है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।